हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो 9th क्लास का भौतिक प्रदेश वाला भाग है, उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का भाग। तो आज हम पढ़ रहे थे, हमने अभी तक पढ़े इसमें जो 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक तो इसका पढ़ लिया हमने, जो हिमालय वाला भाग पढ़ लिया, और उत्तरी मैदान हम 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये एक मेज की आकृति का पठार होता है। ये मेज की आकृति इसमें बनी हुई होती है। तो मेज की आकृति होने के कारण इसमें जो गोंडवाना प्रदेश है ये शैलों का बना हुआ, चट्टानों का बना हुआ होता है। इसमें 3 तरह की चट्टानें हैं, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। इसमें 3 तरह की चट्टानों का ये मिश्रण है। ये जो है गोंडवाना भूमि जो है, गोंडवाना लैंड जो है, उसके टूटने के कारण, उसका एक अफवाह के कारण ये बना हुआ है और ये प्राचीन भूभाग कहलाता है। यहीं पर जो है ये इसमें चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं और गोलाकार पहाड़ियों का रूप लिए हुए है प्रायद्वीपीय पठार। जो हमारा साउथ के नीचे वाला जो पार्ट है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र, केरल वगैरह वाला, वो कहलाता है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें 2 तरह के मुख्य भाग होते हैं, एक मध्य होता है, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। 2 तरह के पार्ट हैं, एक मध्य भूमि और एक दक्कन का पठार है। ये जो मालवा का पठार, एक मालवा का पठार है जो अधिकतर जो पूरे भाग पे वहाँ मालवा का पठार में फैला हुआ है। ये जो है विंध्य श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं, सतपुड़ा की श्रृंखला जो उत्तर पश्चिम में जो अरावली है, जिस प्राचीनतम श्रेणी कहलाती है अरावली है, वहाँ से वो घिरी हुई है। और राजस्थान में ये बलुई और पथरीले मरुस्थल, अर्थात जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ से ये निकलती है। इनमें नदियाँ जो हैं, नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर पूर्व में ये बहती हैं। इस प्रकार का ये क्षेत्र है। ये प्रायद्वीपीय पठार देखिए, और ये जो है यहाँ से जो निकलने वाले एक ढाल के रूप में ये निकलती हैं। और मध्य उच्च भूमि जो पश्चिम में कैसी है, ये चौड़ी है। पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अर्थात राजस्थान की तरफ ये क्या है, चौड़ी है। लेकिन पूर्व में जो पूर्वी एरिया है वहाँ पे क्या है, सकड़ी है, मतलब बिल्कुल पतली नहरों के रूप में है, बिल्कुल सकड़ी है। और इसका जो पूर्वी विस्तार है वो स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड इसके नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी भाग है ये बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्व का जो विस्तार है वो दामोदर नदी द्वारा, जो आपका ये छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दामोदर जो है घाटी, ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल से होके निकलती है। हाँ देखिए, ये है दक्षिण का पठार है जो एक त्रिभुजाकार भूभाग में फैला हुआ है। अर्थात ये त्रिभुज के आकार में नीचे वाला एरिया जो महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र वगैरह वाला जो एरिया है, वो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में इसे जाना जाता है। इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला स्थित है। ये जो है यहाँ पे महादेव कैमूर, देखिए महादेव कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में स्थित है। जो भारत का मानचित्र है, भारत के मानचित्र में जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की जो श्रृंखला हैं, वो श्रृंखला, उनकी स्थितियों उसको हम देख पाते हैं। वो किस तरह की वहाँ पे श्रृंखलाएँ बनी हुई है, पर्वत हैं, पठार हैं, उनके बारे में। जैसे दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार पश्चिम में जैसे ऊंचा है और वहाँ से पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है। कम ढाल वाला अर्थात कम ऊंचाई वाला होता है, उसमें ढलान होती है। इस पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसे भी देखा जा सकता है, जिसे हम स्थानीय रूप में मेघालय कॉर्बी एंग्लोंग पठार के नाम से तथा उत्तर में कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेघालय जो पूर्वी एरिया है वहाँ पे इसे जो जाना जाता है, ये पूर्वी एरिया है जिसे कार्बी एंग्लोर पठार के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा, भ्रंश घाटियाँ होती हैं, भ्रंश का निर्माण, जैसे नर्मदा नदी का भी भ्रंश का निर्माण होता है। तो इस तरह ये छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। और यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय के शिलोंग में एक पहाड़ी है, वहाँ पे पहाड़ी पे 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 है। यहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। बारिश होने के कारण यहाँ पे
हरियाली ज़्यादा है, वहाँ पे वन संपदा ज़्यादा है। तो ये 3 मेन है, ये गारो, खासियत, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ मेन है, ये मेघालय के शिलोंग में है। जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का जो पठार है वहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर जो पूर्वी और पश्चिमी घाट, 2 तरह के घाट स्थित है। अर्थात जो भारत है, भारत के नीचे प्रायद्वीपीय पठार पूरा दिया हुआ है। अभी देखिए इस ये तो यहाँ पे जो बना हुआ है बीच में, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये इस साइड पूर्व की तरफ है जो पूर्वी घाट है। यहीं बीच में से होके प्रायद्वीपीय पठार भी जाता है। ये पश्चिमी तट के समानांतर होते हैं, दोनों समान अंतर पे होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पे दोनों दिए हुए होते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये सतत हैं, उन्हें केवल दर्रों के से ही पार किया जा सकता है। दर्रे जो हैं, दर्रों के द्वारा ही इनको पार किया जा सकता है, इनके से जाया जा सकता है यहाँ से होके। और जो भारत में है इसमें 4 तरह के घाट हैं, 3 तरह के, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है। ये 3 तरह के घाट मेन है इसमें, महाराष्ट्र में है, केरल में है, ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 3 जो घाट हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। जो पश्चिम के घाट हैं वो पूर्व की अपेक्षा ऊंचे होते हैं, और पूर्वी घाट जो है 600 मीटर की ऊंचाई से तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर होती है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी उड़ीसा में स्थित है, महानदी उड़ीसा में है, और दक्षिण में नीलगिरी तक इसका पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब ये लगातार इसका विस्तार नहीं हो रहा है, ये अनियमित है। और ये जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनको बंगाल में गिरने वाली नदियों के द्वारा इनको काट दिया गया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों के द्वारा वर्षा होती है। यह वर्षा जो घाट है उसके पश्चिमी ढाल पर जो आर्द्र हवा, मतलब जो नमी वाली जो हवा होती है उसके द्वारा वहाँ से टकराकर और ऊपर उठने के कारण ये बारिश होती है। पश्चिमी घाट जो है उसको स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर की ओर है, ये दक्षिण में बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर में सबसे ऊंचा है अन्नाईमुड़ी। ये जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नाईमुड़ी है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो देखिए आप, जो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नाईमुड़ी है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। और डोडा बेटा है सेकंड नंबर पे, इसमें 2633। अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है महेंद्रगिरी। तो ये जो पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का आप याद कर लेना, इसमें पश्चिमी घाट का जो है वो है अन्नाईमुड़ी, और पूर्वी घाट का जो है वो है महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट का ही सेकंड नंबर का है जो है डोडा बेटा। तो ये 2 या 3 हैं जो आपको याद करने हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के। तो पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवरॉय और जावेडी की पहाड़ियाँ, ये 2 मेन हैं इसमें। और इसके अलावा जो है इसमें उडमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल, ये पहाड़ी हैं जो नगर हैं। अब देखिए इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य विशेषता है वो ढक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है। इसमें जो ढक्कन ट्रैप है यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, अर्थात काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है ढक्कन ट्रैप में। इसके अलावा यहाँ पे जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है, और ज्वालामुखी ये जो है इसके शैल जो बोलते हैं उनको आग्नेय शैल, यहाँ पे आग्नेय शैल हैं। और ये जो शैलों का जो अपर्दन समय समय पर इसका क्या होता रहता है, अपर्दन होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, इसमें अरावली की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर प्रायद्वीपीय पठार जो पश्चिम राजस्थान में, इसका गुजरात, राजस्थान और जो हरियाणा है कुछ क्षेत्र में अरावली का विस्तार है। तो यहाँ पे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर ये स्थित हैं, और ये बहुत अधिक मात्रा में अपर्दित होती हैं, और ये एक खंडित पहाड़ियों के रूप में विख्यात है। ये जो है अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक, और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक, रायसीना हिल्स तक ये इसका विस्तार बताया गया है। तो उत्तर पूर्व में इसका विस्तार कुछ ही है।
अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय जो मरुस्थल है वो राजस्थान में इसका हिस्सा ज़्यादा है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान में है। तो जो राजस्थान का भारतीय मरुस्थल है, इसे सबसे बड़ा जो भारत का मरुस्थल कहा जाता है थार का मरुस्थल है। ये जैसलमेर ज़िले में स्थित है। तो देखिए हम इसको देखते हैं। अरावली जो पहाड़ी है, अरावली का जो पश्चिमी किनारा है, वहाँ पे थार का मरुस्थल स्थित है। यह जो बालू के टीले बालू की जो ऊंचे ऊंचे रेतों के टीले जो बन जाते हैं, वो रेत के टीले और उनसे ढका हुआ एक मैदान है। यहाँ पे कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और इसमें यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे शुष्क जलवायु होने के कारण वनस्पति भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में जो होती है, जो एक सरिताएँ बोलते हैं अपन, जो धाराएँ जो बनती हैं, वो धाराएँ यहाँ पे दिखती हैं और बाद में वो क्या होती हैं, धाराएँ वहीं पे जो बालू मिट्टी है वहीं पे विलीन हो जाती है, अर्थात वहीं पे रह जाती है, क्योंकि आगे तक वो नहीं जाती हैं और वहीं मिट्टी में ही, बालू में ही वो क्या होती है, वहीं समाहित हो जाती हैं। जल वहाँ नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ समुद्र नहीं है। राजस्थान का जो मरुस्थल है जैसलमेर, वहाँ तक कोई समुद्र की नहीं है। इस कारण वहाँ पे जो पानी वहाँ नहीं पहुँच पाता है जल। और यहाँ पे जो लूनी है, लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र की नदी जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर बरखान जो होते हैं, एक बालू क्षेत्र है। ये जो बना हुआ है बरखान, ये अर्धचंद्राकार बालू की आकृति का टीला है। ये टीले होते हैं, जैसे मिट्टी के जो टीले बन जाते हैं ऊंचे ऊंचे बालू में, मिट्टी में, वो टीले हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। यहाँ पे इन्हीं का विस्तार अत्यधिक मात्रा में होता है। और जो लंबे टीले हैं वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पाए जाते हैं। जो लंबे लंबे जो टीले बने हुए हैं बालू की मिट्टी के, वो केवल जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पे जो जो बरखान के टीले हैं, मोस्टली ये जो पाए जाते हैं जैसलमेर में पाए जाते हैं। यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो महिलाएं काफ़ी दूर तक पानी भरने के लिए, यहाँ 2-2 किलोमीटर तक पानी भरने के लिए इन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि जल की कमी है। अब देखिए भारतीय मरुस्थल में हमारे केवल जो राजस्थान वाला एरिया उसी के बारे में है, तो ज़्यादा डिटेल इसकी है नहीं। आगे हम देखते हैं इसमें तटीय मैदान, जो तट से लगे हुए जो मैदान हैं, जैसे हम कहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये पूरे जो हैं तटीय प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें तटीय मैदानों के बारे में। तो तटीय मैदान देखते हैं हम। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर जो संकीर्ण जो सटी हुई से जो तटीय पट्टी है, जो अभी हमने देखा था इसमें कि दोनों तरफ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के, अभी बताया आपको दर्रों की जो भी सीमाएं हैं बीच में, वहाँ दोनों तरफ घाट हैं और दोनों घाटों पे पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो है पश्चिम में जो है अरब सागर, ये तो सभी जानते होंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सभी को पता है। तो पश्चिमी में जो है अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। जो तटीय मैदान है, अभी मैंने पूरा आपको बताया भारत के मैप में, जो नीचे वाला गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक ये पूरा तटीय प्रदेश है। तो यहाँ से अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये पूरा जो तटीय प्रदेश कहलाता है। तो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर जो है पश्चिमी घाट है और पूर्वी तट पर पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। ये एक मैदान है। इस मैदान में 3 भाग होते हैं। तट के उत्तरी कोण को कोंकण, जो मुंबई और गोवा, गुजरात के नीचे मुंबई है, मुंबई के नीचे गोवा आता है। तो मुंबई और गोवा का जो उत्तरी भाग है, जो उसे क्या कहते हैं? कोंकण कहा जाता है। और मध्य भाग को, जो इनके मध्य का भाग है, मतलब नीचे का, इससे नीचे का भाग जो है वो कोंकण कहलाता है। और दक्षिणी भाग में केरल के पास में है जो मालाबार कहलाता है। तो ये 3 तरह के हैं, एक है कोंकण है, एक है कन्नड़ मैदान है और एक मालाबार तट है। तो ये तीनों आपके पश्चिमी उस भाग है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला जो विस्तृत मैदान है वो समतल है। यहाँ पे जो ऊपर पर उड़ीसा के पास वाला भाग है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। उसी के नीचे कि जो दक्षिणी भाग है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास में है। यहीं पर पूर्वी घाट में जो बड़ी नदियाँ मिलती हैं, जिसमें जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी हैं, ये सभी बड़ी नदियाँ हैं।
महानदी, और यहाँ ये जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा महानदी में विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे चिल्का झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये पूर्वी तट में उड़ीसा के में स्थित है, जहाँ पे डेल्टा बनाती है महानदी वहीं पर। केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है। और जो यहाँ पे द्वीप हैं, इनमें ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ये प्रवाल द्वीपों का निर्माण करती है, और जिसमें जैसे लंका द्वीप है, मिनिकॉय है, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, मिनी द्वीप है, इनके नाम से इनको जाना जाता है। और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह जो है 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लक्षद्वीप। इसकी जो राजधानी है वो है कवारत्ती, इसकी राजधानी है, और ये एक प्रशासनिक मुख्यालय माना जाता है। इसे एक प्रशासनिक मुख्यालय बनाया गया है। और यहाँ पे जो पादप अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पादप कहा जाता है। साइंस की भाषा में इन्हें पादप जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। और जंतु तो सभी जानते हैं, जंतु विज्ञान। तो यहाँ पे पादप और जंतुओं का समूह पाया जाता है। यहाँ पे पिटली द्वीप के अलावा जहाँ मनुष्यों का निवास नहीं है, यहाँ पे मनुष्य बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि मनुष्य किस द्वीप पर नहीं रहते हैं। लक्षद्वीप में तो पिटली द्वीप है, और वहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य मौजूद है। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये भी बहुत उसमें फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप बड़े आकार में बड़ा है, और यहाँ पे जो है ये बिखराव इसका ज़्यादा है। यह द्वीप समूह 2 भागों में बांटा गया है, एक अंडमान है, एक निकोबार है। तो ये 2 तरह के भागों में है, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। यह द्वीप समूह जो है देश की सुरक्षा से महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में भी क्या है, बहुत ज़्यादा पादप और जंतु पाए जाते हैं। और ये द्वीप जो हैं विषुवत वृत्त है वहाँ उसके पास में है, बिल्कुल विषुवत वृत्त के पास में है। और जलवायु यहाँ की विषुवतीय ही कहलाती है। जलवायु कैसी है, विषुवतीय जलवायु है। और यहाँ पे जो जंगल हैं वो आच्छादित जंगल कहलाते हैं। यहाँ देखिए एक जो मेन इम्पॉर्टेंट है, इसमें अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी बनता है। वो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, इसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप है। ये मोस्ट है, ये एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको और बता देती हूँ आपको। जो प्रवाल भित्तियाँ होती है, प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, ये देखिए। प्रवाल जो होता है पॉलिपस कम समय में जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। ये कुछ समय के लिए ही प्राणी जो रहते हैं ये जीवित रहते हैं, और ये जो रहते हैं वो समूह में रहते हैं। समूह अर्थात एक साथ इकट्ठे रहते हैं। इनका विकास जो होता है, ये जो थोड़ा सा छिछला सा पानी होता है उसमें और गर्म पानी में होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है। ये प्रवाल भित्तियाँ जो है इनमें अस्थियों के टीले, अस्थियाँ अर्थात जो हड्डियाँ होती हैं उनके टीलों के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रवाल रोधिका होती है, एक तटीय प्रवाल होती है, और एक होती है ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये इसके नाम से जानी जाती है। और प्रवाल वाले द्वीप जो है ये गोलाकार या हॉर्स की जो घोड़ा होता है, घोड़े की जो आकृति, घोड़े का जो शू होता है मतलब पैर, उसकी आकृति का ये बना हुआ होता है। इसे हॉर्स शू आकार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत और है, केवल ज़्यादा नहीं है। विभिन्न जो इसके भूभाग हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, इनमें क्या क्या और पाया जाता है। ये विभाग जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ये विभाग एक दूसरे के पूरक होते हैं अर्थात अपोजिट होते हैं, और ये देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बनाए रखते हैं। ये समृद्धि में आते हैं। उत्तरी पर्वत और जल के वनों के ये प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है। उत्तरी मैदान हम कहेंगे जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अन्न का भंडार कहा जाता है। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अनाज पंजाब और हरियाणा
और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अनाज सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अन्न का भंडार भी कहा जाता है। और जो प्राचीन सभ्यताओं के जो विकास में मिले हैं हमें कुछ, तो उनमें पठारी भाग हैं जो खनिजों का भंडार कहा गया है। और तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ पे तटीय क्षेत्रों में क्या है, मत्स्य पालन, ये इम्पोर्टेंट है। मत्स्य पालन ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र होने के कारण वहाँ पे मत्स्य पालन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। और पोत होते हैं बंदरगाह, तो बंदरगाह संबंधी जो हैं क्रियाकलाप भी वहीं तटीय प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में होते हैं। इसी के साथ बच्चों ये आपका भौतिक प्रदेश वाला अध्याय आज कंप्लीट होता है। अब आपके साथ हम नए अध्याय के साथ आगे नए इसमें मिलेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।